के तत्वाधान में आयोजित स्वागतम 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 कैसा पावन सुहावन कावर है धन्य है भूमि ये धन्य है भूमि ये धन्य है कली खिल गई नेक रखिए कृपा नेक रखिए कृपा बढ़ते जाए कदम स्वागतम 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 स्वागतम। और लीजिए अतिथि देवो भव का निर्वहन करते हुए अतिथियों का पुष्पमाला से पुष्पगुच्छ से और शाल से स्वागत करने हेतु मैं हमारे विशिष्ट अतिथि एवं पुष्पगुच्छ से श्री ऋषभ जैन जी से अनुरोध। और दुर्ग से पधारे हुए श्री विनोद साहब जी का पुष्पगुच्छ एवं शाल से हमें खुशी हो रही है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार कर सहयोग यह भी हुआ है कि जब भी एक बहुत ही जिनके ऊपर वो PhD कर रहे हैं उनको साक्षात रूप में और शामिल किया गया है। पाठक की एक ऐसे बुजुर्गकार हैं हमारे बिलासपुर से छत्तीसगढ़ और देश में अपनी नजर से न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर वास्तव में मैं समझता हूँ कृतिका श्री ऋषभ जैन जी को से अनुरोध करता हूँ कि अपनी कृति का विमोचन कराएंगे। इस विमोचन के अवसर पर मंच पर प्रधान इस स्थिति में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा है कि व्यंग हिंदी की आज की लोकप्रिय विधा है। यह पाठकों को आकर्षित करती है, मन को लुभाती है, नई नीति निर्माण की है। व्यंग प्रचारक शिल्प की दृष्टि से विदग्ध और रोचकता को लिए नवीन तथा से अनुरोध करता हूँ कि कृतिका श्री ऋषभ जैन जी को पुष्पगुच्छ शाल स्मृति चिन्ह मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ कि इस कृतिकार सम्मान में अपनी भी भागीदारी निभाएं। इस कृति की भूमिका में परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पाठक ने लिखा है कि पहले प्रायः मनोज शास्त्री थे, उनके व्यंग्यकारों ने ऐसे शब्दों का मिश्रण प्रारंभ किया जो वायरस की तरह कारगर हो, अर्थात आदमी मरे न। और ऐसे कृतिकार साहित्यकार ताली बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस कृति के प्रकाशन के अवसर देते हैं। मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ।
परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर, आदरणीय पाठक सर, आदरणीय वाजपेयी सर, लाल सर, विनोद साव सर और सभी प्रबुद्धजन, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे व्यंग्य जगत के जो दीप्यमान सितारे कहें या सूर्य कहें, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर कहें क्या, व्यंग्य जगत के सूर्य हमारे बीच उपस्थित हैं। और मेरे लिए बड़ी बात यह है कि यह बड़ा दिन मैं उस जगह मना रहा हूँ, उस बिलासपुर की धरती पर मना रहा हूँ, उस जल संसाधन परिसर में मना रहा हूँ जहाँ रहकर मैंने अपना सृजन प्रारंभ किया था 4 साल पहले। और इस परिसर में, इस शहर ने पूरी तैयारी कर रखी थी, मुझे पूरी सुविधाएं दी कि मैं व्यंग्य के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, क्योंकि केवल लिखने से नहीं होता, छपना भी पड़ता है और वो उतना आसान नहीं है। लेकिन इस परिसर से 100-200 मीटर दूरी पर उस अखबार का कार्यालय था जिसने मुझ जैसे नवोदित को हर सप्ताह अपने संपादकीय पृष्ठ पर जगह दी। तो लोक स्वर का उसके संपादक मनोज शर्मा सर का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो यहाँ बोले हैं नहीं। और फिर उसके बाद छपने के बाद भी नहीं होता, आपको गुमनामी में रह जाते हैं और हिंदी के जो विद्वानों से जो मुलाकात करना जरूरी होता है, उसके लिए मुझे इस धरती में हिंदी के प्रकरण विद्वान विनय पाठक सर से मुलाकात हुई, उनका सानिध्य मिला और उन्होंने जो मेरा वेबिनार कराया था वो भी अविस्मरणीय है। तो मैं कुल मिलाकर इस बिलासपुर की धरती का बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक जगह विशेष पर आकर स्थायित्व आ जाता है, जैसे हम कहते हैं स्टेगनेशन आ गया। हो सकता है मैं वहाँ पर रुक गया होता, लेकिन मुझे फिर मेरे आदर्श डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर से मिलने का मौका मिला और पहले दिन से ही उन्होंने जो गुरु का स्नेह दिया, जो मुझे सिखाया और एक दिशाहीन व्यंग्यकार को दिशा दी, तो उसके बाद मैं कहूँ कि मेरी यात्रा जारी है। वैसे ये कहना ठीक नहीं होगा कि ज्ञान सर से उतनी लेट मुलाकात हुई, वो तो सदा से, या मेरी कॉलेज लाइफ से मुझे याद है कि हम लोग पुलिया में बैठकर नरक यात्रा और 12 पे बहुत विमर्श करते थे। यदि उन विमर्शों को लिखा जाता तो आज एक अच्छा खासा संदर्भ तैयार रहता। और हम लोग इंडिया टुडे ही इसलिए लेते थे कि ज्ञान सर के लेख पढ़ सकें। वो नरक यात्रा के डॉक्टर शर्मा और हवलदार और 12 के लल्ला के मामा, मतलब एक व्यंग्यकार के मन में यदि कोई वायरस उस समय घुसा था तो ज्ञान सर के लेखों को पढ़कर घुसा था, जो आज अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करके जब वो सामने आया है तो फिर एक गुरु के रूप में ज्ञान सर खड़े हैं। ये मेरे लिए बड़े उसकी बात है। और अपनी यात्रा का बताऊं तो मेरा पहला व्यंग्य संग्रह में जिन लेखों का मैंने लिखा वो एक ऐसा समय था कि बहुत व्यंग्य के लिए बहुत अनुकूल था। यानी देश में 2 चुनाव हो रहे थे, बिलासपुर में जगह जगह पोस्टर लगे रहते थे, फिर आचार संहिता लगी तो पोस्टर हटे, फिर बॉल राइटिंग में गेरू से पेंटिंग हुई, फिर नए पोस्टर लगे, फिर ईवीएम, फिर एग्जिट पोल, फिर सरकार बनना, शपथ ग्रहण, यानी कदम कदम पर व्यंग्यकार के लिए विषय होते हैं। तो मुझे वो मिले तो पहला व्यंग्य संग्रह तैयार हुआ और उसके विपरीत, लेकिन ये दूसरा व्यंग्य संग्रह जो है उसके सर्वथा विपरीत परिस्थितियाँ थी। कोरोना काल था। कोई ये सोच सकता है कि उस शापित कालखंड में कोई व्यंग्य कैसे लिख सकता है, क्योंकि व्यंग्य तो एक व्यंग्य के साथ हास्य का वो लगा रहता है और मैं भी उसका पक्षधर हूँ, हास्य होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में इतनी विडंबनाएं हैं कि उस काल का उल्लेख करने वाले कालखंड में भी विषय मिलते रहे। जैसे WHO की गाइडलाइन, रोज विरोधाभासी गाइडलाइंस आती रही। एक सबसे ज़्यादा हमें बचाने का जो साधन था मास्क, उसका ही बाजारीकरण हो गया। कभी N95 आ गया, कभी N95 का डुप्लीकेट आ गया, कभी एक अल्कोहल आ गया कि जो कहा जाता था कि आपकी इम्यूनिटी कम करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा उसका ही योगदान रहा। तो ऐसे तमाम विषय मिलते रहे और मैं लिखता रहा। तो मेरे 30% व्यंग्य इस व्यंग्य संग्रह में कोरोना के ऊपर हैं। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि उस कालखंड में भी 70% विषय ऐसे मिले जो कोरोना पर आधारित नहीं थे, क्योंकि हमारे समाज का एक द शो मस्ट गो ऑन वाला जो एटीट्यूड है वो चलता रहा।
सरकारें बनती रही, गिरती रही, विपक्षी सरकार को दोष देते रहे और लोकतंत्र मजबूत है कहा जाता रहा। और तो ये सब तमाम चीज़ें उस दौर में भी होती रही, मंदी आती रही, सरकार कहती रही कोरोना के कारण मंदी आई है, विपक्ष कहता रहा कि सरकार के कारण मंदी आई है। तो ऐसे बहुत सारे विषय मिले और उनको लिखकर मैंने जब देखा तो एक अच्छा खासा संग्रह तैयार हो गया इस पूरे कालखंड में। और तो लेखन के डॉक्टर ज्ञान सर का भी आशीर्वाद रहा। अब यह व्यंग्य संग्रह आप लोगों के हाथ में है और मैं चाहता हूँ जैसा आशीर्वाद मेरे लेखों को समय समय पर मिलता रहा वैसा इस व्यंग्य संग्रह को भी मिले और आप सभी का आशीर्वाद मिले, आप सभी की ओर सलाहें मिले, मेरी कमियाँ मुझे बताएं। और आज पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। छोटी छोटी जो सामान्य जीवन की बातें हैं, सामान्य जन की बातें हैं और विशेष रूप से जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जहाँ भी ऐसी जो विसंगतियाँ हैं उस पे बहुत ही सटीक व्यंग्य उन्होंने लिखा है। मैं तो ये समझता हूँ कि हम सभी जितने भी हैं या समाज का हर वो व्यक्ति शिकार भी है और शिकारी भी है व्यंग्य विधा का। हम सभी कुछ न कुछ ऐसे देख सकते हैं अपने जीवन में आसपास में कि जहाँ व्यंग्य की छींटे अवश्य दिख पड़ते हैं। और लीजिए मैं इस उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाऊँ। मैं श्री आज के विशिष्ट अतिथि दुर्ग से पधारे हुए श्री विनोद साहब जी को सादर आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। आवाज ठीक आ रही है? साफ सुनाई दे रही है? साथियों, व्यंग पर कुछ बातें हो लेकिन किसी व्यंगकार से मिलना भी अपने आप में एक रोचक क्षण होता है। जब मुझे फोन आया ऋषभ जैन का, उनसे परिचय था नहीं, अभी कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई और परिचय हुआ। और जब उनका फोन आया तो मैं भिलाई के एक मल्टीप्लेक्स में लाल सिंह चड्ढा देख रहा था। मैंने उनको पूछा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो बोले कि मैं व्यंगकार हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आइए। फिर 2-3 दिनों बाद फिर जब आए तब मैंने देखा कि मेरे जैसे बाल और दाढ़ी और मूंछ वाला एक इंसान मेरे ही जैसा टी शर्ट पहना हुआ ग्रीन कलर का आ गया। मैंने पूछा कि दुर्ग में आप रहते कहाँ हैं ऋषभ जी? तो बोले ऋषभ नगर में। आप काम कहाँ करते हैं? तो बोले कि PWD BNR में सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट। तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में 1974 में PWD BNR से अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, बालोद डिवीजन बालोद से। तो ऋषभ बोले सर मैं बालोद डिवीजन बालोद से अभी स्थानांतरित होकर यहाँ आ रहा था। मैंने परिचय के दौरान कहा कि मेरे पिताजी यहाँ दुर्ग में गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे, बाद में डिप्टी डायरेक्टर हो गए थे। तो ऋषभ ने कहा कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी में प्रिंसिपल थे। परफ्यूम के सुडोल सीसी का रहस्य पर भी उनकी दृष्टि पहुंची है। भाषा की गहरी पकड़, व्यंग्य शब्द निर्माण करने की अद्भुत प्रतिभा उनके व्यंग को अनुभव होगा कि वह कृति और वह कृति का सफल होता है जिस कृति को पाठक पढ़े, शुरुआत करे और अंतिम तक पढ़े और उसको उसके बाद फिर उसको छोड़ने के बाद हो। तो ये एक इसी श्रेणी में आती है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और लीजिए इस काम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम सम्मानी न्यायमूर्ति और इस पूरे बिलासपुर महीने, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे समाज को और साहित्य को दिशा देने वाले परम सम्मानीय श्री चंद्रभूषण वाजपेयी जी हमारे अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं और उसे सम्मान उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ और हमें भी
आयोजन में हम इकट्ठे हुए हैं, इसके मूल केंद्र पे भाई ऋषभ जैन यहाँ उपस्थित आदरणीय गिरी जी, हमारे वरिष्ठ साथियों मित्र, जैसा कि अभी आपने कहा कि पाठक वो है जो किताब पढ़ना शुरू करे तो पूरी किताब पढ़े। संयोगवश जब मुझे इसके लिए आमंत्रित किया गया तो स्वाभाविकतः एक किताब मुझे दी गई, मैंने भी पढ़ना शुरू किया। मैं आपको एंडोर्स कर रहा हूँ कि पूरी किताब पढ़ने के बाद ही मैं रुका। चूँकि मैं एक पाठक हूँ तो मैं इन व्यंग्य लेखों के तथ्यात्मक बिंदुओं पर अपनी बात करूँगा, क्योंकि मैं मूलतः व्यंग्यकार नहीं हूँ। व्यंग्य की विधा तो एक अपनी जगह रहती है। ये आपकी भौतिक विज्ञान की पृष्ठभूमि है, शैक्षणिक। इस शिक्षा भूमि ने आपको व्यंग्य रचना को एक अलग सी दृष्टि दी है, साहित्य में विज्ञान की। आप लेखा परीक्षा विभाग से हैं, उसके बाद भी व्यंग्य का लेखा जोखा बहुत धारदार बन गया। मुगल साम्राज्य पर हम लोगों ने अनगिनत व्यंग्य लेख वगैरह पढ़े हैं, किंतु जैसे कि कहा गया आदरणीय साहू जी ने, अतिशय रगड़ करें यदि नृत्य भी, एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। मैं आह्वान करूंगा कि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात सही है। इस रचना में मैं किसको कोट करूं किसको न करूं, मेरे लिए बड़ी दुविधा थी। ये पूरी रचना व्यंग्य से तासिर पाक भरी पड़ी। लोकतंत्र पर ऐसा प्लॉट मेरा ऐसा ख्याल है, मैं ऐसा कहें कि अपने वरिष्ठों का कुछ वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे से जानकारी में शायद ऐसा अनूठा प्लॉट किसी और को सूझा नहीं है। कविता के विषय को करुणा होने का यह पहला मामला था का जो नूतन प्रयोग है लेखक ने अपनी द्वितीय रचना में किया है। मास्क में छिपे चेहरे पर श्रृंगार दिखना कदाचित और वास्तव में नामुमकिन है। एक शानदार उपमा दी है वे श्रृंगार की कविता, जैसे आदरणीय साहू जी ने कहा कि वो अपनी कविता में सजनी के मास्क के छुपने का दर्द झलक भी जाता था। इसी तरह बेताल का जो कथ्य है एक रचना में कि अपनी तो आदत हो गई है ट्री स्विचिंग की। देश के जाने माने व्यंग्यकार आज के आयोजन के मुख्य अतिथि पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर श्री ज्ञान चतुर्वेदी जी ने व्यंग्य विधाओं पर इस कृति पर अपने आशीर्वाद लेते हुए लिखा है कि एक सार्थक व्यंग्य तत्कालिक विषय पर चर्चा की जाने के बावजूद किसी न किसी सार्वभौमिक सत्य और विसंगति को उद्घाटित करता है। श्री ऋषभ जैन के पहुंच से व्यंग्य कतरे में समंदर देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा व्यंग्य केवल भाषा और व्यंजना की बाजीगरी नहीं होता, उसकी सपाट बयानी में। उससे पूर्व उनके शिष्य परम आदरणीय एसएसएल में चिकित्सा के रूप में पदस्थ आदरणीय डॉक्टर अरिहंत जैन जी को उनके परिचय के लिए यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। पंचाशी और मेरे सभी साथी, मैं 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि ज्ञान चतुर्वेदी सर किसी परिचय के मुहताज नहीं है। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शरीर की संरचना भी जानता है और उसकी भावनाएं भी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो मस्तिष्क के सीटी स्कैन को भी पढ़ सकता है और उसके विचारों को। एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनों को भी पहचानता है और उसकी गहराइयों को। एक ऐसा व्यक्तित्व जो व्यक्ति की विसंगति को भी जानता है और समाज की बुराई को। ऐसा व्यक्तित्व जिसके साहित्यकार साथी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे चिकित्सक हो, और चिकित्सक साथी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे साहित्यकार हो। ऐसा व्यक्तित्व जिसके चिकित्सा विज्ञान में भी शिष्य हैं और साहित्य में भी शिष्य हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके ही अंडर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और उनकी अंडर में मैंने थीसिस की है।
मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गुरु आज हमारे इस शहर में आए हैं। हालांकि मैं भी बाहर का हूँ, लेकिन अभी SCCL में MD मेडिसिन के बाद मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और सर को पहले भी सुना है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबके बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं और नाम है उनका ज्ञान चतुर्वेदी से। स्वागत है सर आपका और हम सभी की ओर से। मुझे आगे इतना सारा हाइप एक होता हाइप क्रिएट करना कि आपके बारे में इतना सारा बोल दिया जाता है कि आप चिंता में पड़ जाते हैं क्या आप इस लायक थे और आप जो आगे बोलेंगे क्या उससे लोगों के भ्रम कहीं ये बने रहेंगे जो भ्रम इन्होंने क्रिएट किए हैं आर्यन जैन ने या अभी विनोद साहब ने कह के कि साहब ऐसा और साहब ऐसे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे अपनी औकात की सीमाएं पता, तो मुझे कहीं कोई भ्रम नहीं है कि मैं क्या हूँ और मैं किस हद तक डॉक्टर हूँ, कितना डॉक्टर हूँ, किस हद तक मैं लेखक हूँ और क्या हूँ। ये आपकी भावनाएं हैं, आपका प्यार है और आपके एक्सपेक्टेशन पर कुछ बोलूँगा। मैं नहीं जानता कितना बोल पाऊँगा, पर मैं कुछ बातें कहूँगा, ज़रूर कहूँगा। और पॉइंट लिख के लाएगा, ऐसा नहीं लिख के लाए कि आप केवल आपके खाने के बीच, बड़ा कठिन समय है ये देश के लिए कि मैं आपके और आपके खाने के बीच में हूँ। और ये वैसे एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप भोजन की व्यवस्था कर दो तो महफिल भरी रहती है। कहाँ जाओ हम तो जब तक बोलेंगे तब जब हम बंद करेंगे तभी वो वहाँ पे नीचे आ जाएंगे और गर्म करेंगे भोजन। तो आपको एक सुविधा रहती है कि हमारे पास एक ऑडियंस तो है जो जाएगी नहीं। तो देखिए मैंने इस किताब की भूमिका लिखी, फिर मैं इसका विमोचन करने भी आ गया और अब मुझसे उम्मीद की जा रही होगी कि मैं खड़े होकर ऋषभ जैन की तारीफ करूँ, उनके लेखन की तारीफ करूँ। हमने जो ऋषभ जैन को पहले बताया था कि हमारी लिखी हुई भूमिकाएं बहुत कम मिली, कि हमने भूमिका लिखी थी मतलब अच्छी ही किताब। हम हमारी भूमिका लिखते ही नहीं जो लोग प्रेम भाव से और चेला पर पाने के लिए और एक अपना संप्रदाय खड़ा करने के लिए कुछ गुटबंदी में मैं कभी नहीं करता। मेरे को किताब पसंद नहीं, जब इन्होंने मुझे किताब का भेजा था तो मैंने कहा था मुझे पसंद आएगी तभी लिखूँ, अगर खराब होगी तो मान लेते हैं कि नहीं लिखी मतलब खराब, नहीं तो ऐसा तो मिलती नहीं। भूमिका लिखने को तरस जाओगे आप, ऐसी किताब मिलती नहीं कि आप जिसकी भूमिका लिखने लायक सोचो। मतलब लिख रहे हैं बहुत, कोई लेखक नहीं। लिखना कोई व्याकरण साधना नहीं है। अगर व्याकरण साधना ही लिखना होता तो कभी कभी लेखक थे ही नहीं। जिन्होंने मस्त कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, वो आदमी जो जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं, जिसे भाषा का ज्ञान नहीं, वो हिंदी का सबसे समर्थ कवियों में से एक कवि। तो हम कहीं आपके आप व्याकरण ज्ञान से, आप भाषा के ज्ञान से, आप इससे लेखक नहीं बनना। लेखक बनने के लिए आपको लेखक होना, अगर हम बात कर रहे थे हमारे कुछ मित्र आए थे अरविंद जैन साहब के साथ, मैंने कहा था कविता कभी लिखी नहीं जाती, कविता उतरती है। हम जब कहते हैं कि ये शेर मेरे को मेरे से कहलवा लिया गया, हम मानते हैं कि मुझसे किसी ने कहलवा दिया, हमने थोड़ी कहा। हमारे अंदर भगवान ने, अल्लाह ने वो प्रतिभा दी, वो इमोशन दिए, वो अंदर की करुणा दी कि हमने कुछ चीज दी। जैसे है वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि डाकू थे, और पहली बार उन्होंने एक क्रौचवध जो है कि कैसी तो क्रौचवध से जो पक्षियों का जो क्रंदन है उससे जो जैसे आह से उपजा होगा गान, ये पंत जी की जो कविता है वही वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा। आपका आह को समझने की संवेदना है क्या? वो संवेदना नहीं, आप हास्य व्यंग्य को कोई खेल मत समझ लीजिए, हंसी का, चुटकुले वाली का नहीं, वो नहीं। हास्य व्यंग्य तो पूरा करुणा का खेल है। आपके अंदर वो करुणा है कि नहीं, आपको वो संवेदना है कि नहीं, आप गरीब का दर्द समझते हो कि नहीं। आप एक गरीब के बच्चे की भूख से तो आपको केवल देख रहा है, उस
देखने को आप देख पाते हो, आप देखने को समझते हो, देखना 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 नहीं है। जब तक आप उसके दिल में नहीं उतर जाता उसका देखना, तब तक क्या है, कुछ नहीं। तो ये जो चीज है वो चूंकि अपने लेखन में मुझे महसूस हुई, ये नहीं कहता कि अभी ये वहाँ पहुँच गए। आप बिल्कुल इस पे भ्रम में मत पड़ना। ऋषभ जैन साहब जो आपको छत्तीसगढ़ का परसाई कहा, ये उनकी वो है बड़प्पन सर का और प्यार है। एक बड़े लोग हमेशा ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसा बनो। अभी उसके बनने और आपके बीच में वो जो आपके लिए उनकी आशा है वो अब आपको वो पूरी करने की आप पे जिम्मेदारी छोड़ दे हुए थे, और कुछ नहीं। इस ऊपर नहीं, आप वहाँ पहुँचे नहीं हो कहीं कि बहुत इस वक्त मैं यहाँ से मन से बोलूँ कि आप वहाँ नहीं पहुँचे, पर आपके सामने एक चुनौती पेश कर दी है जस्टिस ने। तो जस्टिस ने चुनौती पेश की, उस पर जाना है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि देखिए मैं कहीं भोपाल में यहाँ छोड़ दिया, हम तो देखिए आता घाट हम कहीं मुख्य अतिथि नहीं बनते। ये केवल वेस्टेज ऑफ टाइम मानता हूँ, ये समय खराब करना और अपने बारे में खुद को भ्रम पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको ये जो दवाइयों के विज्ञापन में क्या बोलते थे, दवाइयों के बारे में जो चेतावनी आती है उसमें कहते डोंट इवन ट्राई। नशे की दवाई को एक बार चलो ना, एक बार तो खा के देखते हैं क्या होता है, आपको आदत पड़ जाती है। एक बार अफीम चाट की एक बार देखें तो आपको मजा आएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी। तो कहते हैं डोंट इवन ट्राई, यार कोशिश भी मत करना एक बार। ये मुख्य अतिथि वाला जो झंझट है ना, ये डोंट इवन ट्राई। कभी आप कोशिश भी मत करना। आप जब कोशिश करते हो तो लत कब पड़ जाती है पता नहीं चलता। ये मुख्य अतिथि बनने की लत है, और वो लत जो है ना, जिस दिन आपके पास है बहुत अच्छा लगा कि मेरे कर कमल हो गए, जिस दिन आपके कर कमल हो गए, क्यों अतिथि कहते कर का वो अपने कर कमलों से ये करेंगे या कर कमलों से उद्घाटन करेंगे, आप कर कमलों से, अरे आपके कर कमल हो गए तो किस लायक बचे? आपके हाथ हाथ ही रहना चाहिए। जिस दिन को कमल हो जाएंगे तो किसी लायक नहीं। कमल केवल लक्ष्मी जी का वेट करता है तो लक्ष्मी जी विराजे कमल का और क्या है। तो आप इन कर्म को कमल मत होने देना, पर बहुत सारे प्रतिभाशाली अपने कर्म को कमल होते ही वो कमल होके रह जाते, और कमल फिर पड़ा हुआ सड़ता रहता पानी में, और नई नई जगह स्थापित होता है। कर कमल तो मैं हमेशा डरता हूँ, हमेशा अभी जाना पड़ जाता है कहीं कहीं जगह पर, बस कोशिश करता हूँ कि नहीं ये मुख्य अतिथि पना जो है ना, अभी एक आर्टिकल अभी भी लिखा है जो कथा देश के अगले उसमें आएगा, और जो घर के अंदर घुसता है उसका मुख्य अतिथि बना अभी चढ़ा हुआ है, तो पत्नी कैसे उतारती है उसको। तो ये जो मुख्य अतिथि बनने का नशा है ना, ये आप पर तारी ना हो जाए, क्योंकि जिनको मुख्य अतिथि बनने की आदत हो जाती है उनके शरीर में, हमने कहीं बोला है उनके शरीर में कुछ परिवर्तन आता है। जैसे उनके गले में यहाँ के मालाएं पड़ के खांचा सा बना, उनकी दृष्टि वो प्रोग्राम देखने लगती है और समझने लगती है, पकड़ने लगती है कि कहाँ मुख्य अतिथि बनने का अगला चांस कहाँ है। वो उस आदमी को पकड़ते हैं, वो कान उनके सुन लेते हैं, वो आवाज को सूंघ लेते हैं, वो संभावनाएं जहाँ मुख्य अतिथि बना जा सकता है। तो ये मुख्य अतिथि बनने की आदत, और आप तो बाद में धीरे धीरे उनको पिछवाड़े से पहचान सकते हैं कि उनके पिछवाड़े में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि वो उसी सीट पर बैठ सकते हैं जो मुख्य अतिथि के लिए बनी है। तो दूसरी सीट पर फिट नहीं होती, तो वो बड़ा असहज महसूस करते हैं उधर की सीट पर बैठे, तो उनका पिछवाड़ा वहाँ फिट नहीं होता, और बैठ गए वहाँ पे, आपने वहाँ बिठा दिया, बेचारे को 15 मिनट बाद ही वो पेशाब वेशाब करने निकल जाते हो, तो बाहर निकल गए, वो महफिल किस काम की जहाँ मैं मुख्य अतिथि नहीं। तो उस सबसे बचते बचाते भी, पर अगर इसके बावजूद इस तरह की सोच के बावजूद अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ जैन साहब के काम, जैन साहब की किताब में कुछ है, वरना आपके शहर में होंगे और भी होते हैं, कुछ पैदाइशी मुख्य अतिथि होते हैं। हाँ, जो मुझे लगता है कि जब बाहर निकलोगे माँ के पेट से तो नर्स ने गुलदस्ता दिया होगा, आइए स्वागत है आपका, उस तरह की आदतें हो जाती हैं। ऋषभ
के लेखन में क्या नया है ऐसा, मैं थोड़ा ऋषभ के बारे में कहना चाहूँ। मुझे आप इशारा कर देंगे, बंद कर दें क्योंकि समय पूरा होगा। सबने बोला तो मैं बोलते हुए घड़ी नहीं देखता, कैलेंडर देखता हूँ। तो ऋषभ ने व्यंग का एक नया समझ पैदा करने वाले व्यंग हैं। देखिए व्यंग रचना हरि को लगता है बड़े आराम से व्यंग लिख सकते हैं, हरि को लगता है हम कविता लिख सकते हैं, हरि को लगता है ये तो बहुत सरल चीज है, चुटकुला जैसा है। व्यंग की रचना में मैंने हमेशा बोलता हूँ कोई भी रचना में एक केवल फैलाव नहीं है, उसमें गहराई है। अगर आप उस गहराई को नहीं पढ़ते तो आप ऊपर ऊपर रह जाते हो, तो आपका व्यंग काई की तरह तैरता है। आप केवल एक काई की तरह तैरना चाहते हैं तो आप हर कोई व्यंग, हर अखबार में एक व्यंग कॉलम छपता और उसे वो व्यंग कह रहा है। काई भी एक वनस्पति है, तो आप कहेंगे एक वनस्पति हमने पैदा की, पर वो काई है। वो कोई ऐसी वाली वनस्पति नहीं है जिसको कि आप बाकायदा खाते हैं पीते हैं और काम में लाते हैं। ये आप काई पैदा कर रहे हैं, आप या तलछट भी पैदा कर रहे हैं। हम उस गहराई में गए, उस कीचड़ में डूब के रह गए कि जब आप उतरे वहां तक गहराई में, तो गहराई में उतर के आपने क्या पाया? आप गहराई में उतर के मोती पकड़ने, समझने, उसे ग्रहण करके बाहर लाके दुनिया को दिखाने की आपको तमीज है कि नहीं? आप में वो आँख में है जो मोतियों को पहचानती है, जो गहराई में पड़े हुए। अगर वो नहीं है तो फिर आप करते रहिए, गहराई में जाइए, गहराई में गोते खा जाइए। तो गहराई में उतरने की क्या अलग है, और गहराई में उतर के वहाँ पर जो मोती बिखरे हुए हैं समझ के, ज्ञान के, उन्हें निकाल के आप ला पाते हैं बाहर की नहीं। यही तो कला है लेखक की। तो यही एक लेखक को दूसरे से अलग करता है, और एक लेखक क्लर्क भी बहुत बड़ा लेखक होता है। एक क्लर्क अगर अपने पेज गिनने लगे कि मेरे जीवन में कितने पेज काले किए, तो वो तो सबसे बड़ा लेखक है। प्रेमचंद से ज्यादा कागज तो उस जमाने के उनके स्कूल के क्लर्क ने लिखे होंगे। तो आप कहोगे था वो प्रेमचंद से ज्यादा बड़ा लेखक है क्योंकि लिखता रहा। कागज काले करने की कला लेखन नहीं है। आपको ये भ्रम अगर हो जाए कि बहुत कठिन समय है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज का समय, याद रखिए सर, आपने परसाई कहा अभी, ये परसाई का समय बचा नहीं। ये परसाई के समय से बहुत आगे का बहुत कठिन समय। ये समय बहुत कठिन, बहुत जटिल। ये समय, इस समय मार्केट, हर चीज मार्केटिंग के लायक हो गई। श्रद्धा भी मार्केट है, पूजा भी मार्केट है, धर्म भी मार्केट है, राजनीति भी मार्केट है, सेवा भी मार्केट है। आप कभी आज के डेट में कोई अगर सेवा की संस्थान खोलता है तो पहला शक होता है कि यार कहाँ से ये अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, क्या जुगाड़ है इसमें, ये क्यों सेवा कर रहे हैं? भाई पागल हुआ है क्या? एक नॉर्मल आदमी क्यों सेवा करे? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ है पीछे जिसको जरा देखने की जरूरत है, निकल के आती है। अच्छा, न केवल होता है आपका शक, वो शक सही भी साबित। आज की तारीख में सबसे खराब है क्या आप अच्छे कामों पर आप शक करते हो और आपका शक साबित भी होता है सही कि हाँ यार ये तो बदमाशी है। हम समझते थे बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वो करता है, तो आप पाते नहीं, वो तो कट प्रैक्टिस में उलझा हुआ है, वो तो आपकी झूठी इन्वेस्टिगेशन दिखता है। क्योंकि आप और ऊपर से जो उसका जो चेहरा है बहुत आदमी ताका और सबका। हमारे डॉक्टर थे, वो इतने आदमी थे, कार्डियक सर्जन थे, उनका हर सर्जरी खराब होती थी। ये उनको जानते हैं, हमारे यहाँ थे उस समय थे, वो जो सर्जरी करे वो मर जाता था, और वो फिर भी लोकप्रिय थे, लोग सर्जरी करने आए थे। उनका तरीका ये था कि मर गया मान लो मरीज, तो अब अंदर तो मर गया, टेबल पे मर चुका है। वो पहले बाहर आएंगे और जो साथ वाले लोग हैं उनसे लपट के रोने लगते थे खुद ही, कहे बहुत हाँ मतलब इतने अच्छे आदमी थे। अब वो कुछ देर में, थोड़ी देर में होती है ऐसी बात कि घर वाले उनको मनाने लग जाते थे, मर जाता है मरीज, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। और ये जो मार्केटिंग की कला है, अपने से गलती हो जाए तो उसे आप बेच सकें, और अगर कुछ अच्छा हो जाए तो उसको आप हाईलाइट कर सकें, ये समय है। ये समय बहुत कठिन समय। मैं कहूँगा परसाई के समय बहुत क्लियर कट था, ब्लैक एंड व्हाइट था।
अब तो सब जगह ना कहीं ब्लैक है ना वाइट है, एक भदरंग है, एक शब्द एक रंग है भदरंग, जो आप ना काला कह सकते हैं, ना श्वेत कह सकते हैं, ना नीला कह सकते हैं, ना पीला कह सकते हैं। एक अजीब सा कीचड़ का कलर है जो पूरे समाज और आपकी सोच और आपकी राजनीति, आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी बुद्धिजीवी में सबसे ज्यादा भदरंग पर जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा भदरंग उनकी दुनिया है जो दिखाते हैं कि बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है हमारी। सबसे ज्यादा बेईमानी, सबसे ज्यादा दुर्गतिपन, सबसे ज्यादा दुतरफा व्यवहार, सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके पास दिमाग की सुविधा है जो दूसरों के पास नहीं। वो चालाकी से सोच लेते हैं अपना डिफेंस, वो गलत काम करते हैं और बहुत बेहतरीन शब्दों से उनको ठग लेते हैं। देखिए ये समय वो है जब शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं, शब्द पूरा अर्थ खो चुके हैं। जब हम किसी बड़े आदमी के लिए कभी कहते थे आप प्रातः स्मरणीय हैं, आप आदरणीय हैं, तो आप तो आज जैसे कहते हो प्रातः स्मरणीय आदरणीय, तो आप हम मान के चलते हैं इससे इसका कोई काम हो। यदि प्रातः स्मरणीय, इसके लिए प्रातः स्मरणीय कोई क्यों है? ये आदमी क्यों प्रातः स्मरणीय? क्योंकि इसकी फाइल इसके हाथ में। ये प्रातः स्मरणीय इसलिए है कि वो मंत्री होने वाला। ये प्रातः स्मरणीय इसलिए आपके आस पावर है तो आप अचानक प्रातः स्मरणीय हो जाते हैं, आप आदरणीय हो जाते हैं, आप युग प्रवर्तक हो जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे शब्द जिनका जितना मिसयूज, जितना गलत इस्तेमाल आज के समय में हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। वो शब्द शर्मिंदा है, वो शब्द शर्मिंदा है आपको कि हाय हम किन के हाथों में पड़े। पर ये समय वो है, इस समय से व्यंग लिखना, व्यंग परसाई के जन्म में जो व्यंग एक फैंटेसी में लिखा जाता था, मजाक, ये नहीं था कि इसके बियॉन्ड जाएगी बात, वो यथार्थ में वो फैंटेसी, उस समय की फैंटेसी, उस समय की फैंटेसी आज यथार्थ में बदल चुकी। दुनिया वैसी होगी जो परसाई ने व्यंग में लिखी थी, वो आज व्यंग में, अब वो दुनिया वो हो चुकी, वो सब वैसा हो चुका जैसा परसाई ने कभी मजाक बना के लिखा था। कभी ऐसा दुनिया भी हो, कभी ऐसी बातें भी करेंगे, कभी ऐसे तर्क भी देंगे जो व्यंग में दिए जाते थे कि नेता ऐसी बातें बोल रहा है। अब आपका बड़े से बड़ा नेता वाली बात बोल रहा है जो परसाई ने व्यंग में नहीं की। अब इस पर कैसे व्यंग लिखेंगे? इस पर आप परसाई की तरह व्यंग नहीं लिख पाएंगे, ये उससे आगे चली गई बात। परसाई के समय का व्यंग आज का यथार्थ, और इस यथार्थ को पकड़ने के लिए आपके अस्त्र बदलने होंगे, आपके सब तरह से चीजें बदलनी होंगी। आपको आपके लिखने के, कहने के, भाषा के, सबके अगर आप अस्त्र नहीं बदलते तो वही हाल होगा जो आप साहब जी कह रहे थे कि वो चीजें सदी के अंत तक आके व्यंग जो है इसकी जाजम लपेटी जाने लगी है कि अब खत्म हो गया है, कोई बचा नहीं है। कविता की जाजम लपेट के और उस जाजम को बिछा के मंच की कविता शुरू हो गई, और मंच की कविता भी बिखर गई और अब तो वो कॉमेडी शो हो गया, वहां तक पहुंच गई। क्या हम व्यंग को उस जगह पहुंचाना चाहते हैं? क्या हम वाहवाही में व्यंग को पहुंचाना चाहते हैं जो कि फेसबुक पे और इसके जरिए वाहवाही, क्या छपासी, क्या छपना ही व्यंग है? क्या कहीं कोई कॉलम का छप जाना उसको व्यंगकार बनाता है? इससे आगे के बहुत से प्रश्न हैं जो आपकी पीढ़ी के व्यंगकारों के सामने होंगे, रहेंगे, और बहुत आसान है इस बात को करना कि आप इन चीज़ों से परे जाके इसी में मजा लेंगे। और ऐसे में आजकल तो ये हो गया कि किसी रचनाकार को इस तरह की है कि बच्चे को भी कहेंगे आपकी रचना बहुत कमज़ोर है और ये ठीक नहीं है, वो कहता है बहुत अच्छा मजा आ रहा है, इतने लाइक्स आ गए, इतने लोगों ने लाइक किए, इतने लोगों ने कमेंट किए, इतने लोगों ने ऐसा किया। एक कीचड़ है जिसमें सुअर लौट रहा, आप इसे क्षमा करेंगे पर सुअर से तुलना हो रही है, पर एक सुअर लौट रहा है और आप उसे कहेंगे तो सुअर तुम गलत जगह लौट रहे हो, बड़ा कीचड़ है। और आप अगर हम जैसे आदमी से उठा के और जरा सा नहा धोला दे तो हमें काट के भाग जाएगा, वो फिर से वापस नाली में कि ये क्या हो रहा है। हुआ ये है, आपने कहीं मैंने आपका एक आपने वीडियो भी डाला था जहाँ आपने कहीं नए व्यंगकार के सामने क्या चुनौतियाँ हुई, उस पर आपने कहीं बोला था, किसी ऐसी महफिल में बोला था जहाँ आप कह रहे हैं कि व्यंग क्या है। कई लोग बता रहे हैं कि व्यंग ऐसा है, व्यंग की परिभाषा ऐसी है, व्यंग ऐसा लिखा जाना चाहिए, फलाना विद्वान ये कह रहा है, ठिकाना विद्वान ये कह रहा है, हम करें क्या, नया व्यंगकार जाए कहाँ। तो इस पर एक ओशो की कथा, ओशो की कथा बहुत अद्भुत कथा है। एक अंधा है जो रेगिस्तान पार कर रहा है, मान लीजिए आप अंधे हैं, व्यंगकार, अभी मेरे को पता नहीं किस दिशा में जाना था,
बड़ा रेगिस्तान है प्रश्नों का, जिसके पार जाके असली व्यंग खड़ा है। एक नया व्यंगकार के सामने एक हमेशा एक रेगिस्तान प्रश्नों का होता है, जिसे पार करना होता है आपको, ताकि आप सही जगह पहुंच सके। उसके उत्तर उस पार है, और उसके जब उत्तर तलाशने में निकला है तो एक रात में एक अंधा है जो रेगिस्तान में जा रहा है, रात हो गई, सो जाता और लेटा हुआ, ठंड बहुत ठंड, कैसे भी सर्वाइव होकर सुबह उठता है और ऐसे ऐसे टटोलता अपनी लाठी के लिए, तो वहाँ सांप पड़ा और सांप की ठंड में जकड़ गया है, वो लकड़ी हो गई, तो सांप उठा और सांप को उठा के और सांप को भी मुंह की तरफ से पकड़ लेता है और वो चल देता है आगे। तो उसे लोग रोकते हैं कुछ आंख वाले कि यार तुम गलत चीज को पकड़े हो, तुम इस रेगिस्तान को पार नहीं कर पाओगे, जहाँ तुम्हारे उत्तर तुम तलाश रही है, तुम सांप पकड़ो। तो कहता तुम हमें बिल्कुल मना कर, तुम नहीं चाहते कि मैं दिशा में पकड़ कर जाऊँ, तुम वो हम पे शक कर रहे हैं, हमें बता रहे कि बैंक खराब है और तुम जो हाथ में पकड़े हुए हो सांप है, तुम्हें डस लेगा। तुम जो तारीफ के, तुम लाइक के, तुम तारीफों के जो हाथ में लेके चल रहे हो ना, और इससे उत्तर तलाश रहे, इससे उत्तर मिला, जिस दिन थोड़ा गर्मी मिलेगी तो थोड़ी देर बाद वो तुम्हें काटेगा और तुम्हें खत्म कर देगा बैंकार के पास। तो आप उस सांप को पकड़ के रेगिस्तान पार करने की कोशिश कतई ही ना करें। और जब समझदारों को जो आस पाली वो अगर आप लोग कहते हैं कि सांप है जो आप पकड़े हुए हो, तो जरा उससे बच के चलें, ये बहुत ही आवश्यक है। सच को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बारीक खेल है। व्यंग क्या साहित्य, व्यंग की हम अलग बात करते हैं, अब तो कविता की अलग बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात अभी हमारी तारीफ में वैसे कही थी, वो सुनवाला जी ने कही थी कि कविता का निकस मतलब कसौटी, कविता का निकस है गद्य। कोई अच्छा कवि वो होगा तो फिर अच्छा गद्य लिख सके, और गद्य का निकस है व्यंग, कि आप जब बहुत अच्छा व्यंग लिखेंगे तो आप अच्छे गद्य का, अगर आप बहुत अच्छा गद्य लिख सकते हैं तो आप बहुत अच्छे कवि भी। अगर कविता में रुक जाते हो, जब आप गद्य लिखते हो तो नहीं लिख पाते, तो आप अच्छे कवि भी नहीं। आप बहुत अच्छे कवि होंगे तो बहुत अच्छा गद्य भी लिखेंगे, और बहुत अच्छा गद्य तो वो निकस उसका होगा, बहुत अच्छा गद्य वो लिखेगा जो बहुत अच्छा व्यंग लिख सके। तो उन्होंने कहा कविता का निकस है गद्य, गद्य का निकस है व्यंग। उन्होंने आगे बोला था व्यंग का निकस है ज्ञान चतुर्वेदी, है ना। तो ये सूर्यवाला जी ने कहा था, पर हम उस तक नहीं जाते। पर ये जो आपकी कसौटियाँ हैं, क्या होता है, कहते हैं व्यंग जो है वो बिल्कुल कविता की करीब। जैसे कविता में कवि, हर शहर में कवि होते हैं, बहुत बैठे ही होंगे, यहाँ भी कवि होंगे। हमारे अरिहंत साहब भी कविता लिखते हैं, आज उनसे बहुत लंबी कविता बात हुई। कविता में एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और एक शब्द का स्थान भी महत्वपूर्ण है। वो शब्द यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया गया होता तो कविता बिखर जाती है। वो कविता से तो शब्द हटा दिया था तो कविता बिखर जाती है। वही कविता में एक एक्स्ट्रा शब्द आपने लगा दिया, कविता खराब हो गई। कविता में हर शब्द का स्थान और उसका रोल नियत है। कविता तभी बनती है, छंद वाली कविता तो बनती ही तब थी जब वो एक पर्टिकुलर छंद बनने के लिए उतरे शब्द आ जाए। तो शब्द का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ व्यंग में बिल्कुल नहीं। आपका व्यंग वो होना चाहिए जहाँ से कोई एक शब्द हटा ना सके। अगर वो हटा दे और आपका व्यंग ना बचे तो फिर वो सही व्यंग है। तो कविता लिखने की जो चेष्टा है और जो सौंदर्य है कविता लिखने में, और जो कठिनाई है, जो ज्ञान है, जो कविताई है, जो जिसके लिए हमारे घनानंद कहते हैं वो पूरा आप है, अत्यंत आप है। तो घनानंद जो कहते हैं कि लोग लगे हैं कवित्व बनावे, वही तो दोनों कवित्व बनावे। लोग तो कविता बनाने लगे हुए, पर मैं नहीं बना रहा, कविता को नहीं रच रही है। एक असली कवि वो है जो कविता रचता है, और वो कविता इतनी बारगेन उसको रचती है। लगातार एक आपकी ग्रोथ होती है राइटर के तौर पर। तो व्यंग असली वो है जो आप रचते हैं, फिर वो आपको रचता है, फिर आप अगली बार अगली रचना में उससे बेहतर व्यंग लिखेंगे। और याद रखिए, कोई भी व्यंग आपको उस तरह सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। तो गालिब जब कहते हैं, गालिब का बहुत ही महत्वपूर्ण शेर है। मैं हर जगह ये वाली बात कहता हूँ, कविता कवियों को भी, व्यंगकारों को भी। वो शेर मतलब आपके लिए एक वो होना चाहिए गाइडलाइन। वो शेर जो उनका है, जहाँ वो कहते हैं कि क्या है उनका शेर,
लिखा हो। हाँ, वो कहते हैं कोई मेरे दिल से पूछे तेरे नींद का शिव, वो खालिश, लेकिन वो कह रहे तेरे तीर नींद का शिव है, तो तुमने तीर मेरे हृदय में तुमको देख के पढ़ा है। वो प्रेम की कविता नहीं है, बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ा शेर है। तो तुम्हारे तीर नींद का शिव क्या बताऊँ, कोई मुझसे पूछे ना कि वो तुम्हारा तीर चलाओ क्या है, वो खालिश का अर्थ से होती जो जिगर के पार होती। अरे वो जिगर के पार नहीं गया, वो दिल में अटक जाए, दिल में अटकेगा तभी तक उसकी इंपॉर्टेंस है, पार कर गया तो क्या इंपॉर्टेंट। वो दिल में अटक जाए कोई चीज, कोई विषय, कोई चरित्र, कोई कहन, कुछ बात, कोई विचार आपको परेशान करता रहे, जैसे दिल में अटका हुआ कोई तीर है, तभी कविता जन्म लेगी और तभी आपका व्यंग्य जन्म लेगा। अगर आपके दिल में नहीं अटकता तो फिर आप कहीं गड़बड़ हैं, आप मतलब आप कविता लिखने लायक या व्यंग्य रचने लायक नहीं है। एक टीस आपके मन में सतत होनी चाहिए और वो टीस कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। किसी पुरस्कार से, किसी जिक्र से, किसी बड़े लोगों ने तारीफ कर दी उससे, किसी चीज से वो घाव जो है, वो घाव जो आपके दिल में है वो बना ही रहना चाहिए। वो बना रहेगा तो आप बड़े लेकर बने रहेंगे, नहीं तो आप कहीं रह जाएंगे। तो आप, जब मैंने आपसे कहा कि वो छोड़िए, आपने बोला उससे बात आई, वो सांप की लाठी छोड़िए। वो सांप की लाठी क्या है? वो सांप की लाठी वही ज्ञान है जो लोग दे रहे हैं परिभाषाओं में, और परिभाषा सुन ली थी पर इस चिंता में पड़ी कि आपने जो लिखा वो उस परिभाषा में अट रहा है कि नहीं, फिट हो रहा है कि नहीं। मैंने तो लिखा है, मैंने समझ के लिखा, ये इनकी जो परिभाषा इसमें अट नहीं रहा। आप ये क्यों सोचते हैं तब उस परिभाषा, हम एक पजामा सिलवाने गए तो हम अपनी टांग काटेंगे या पजामे के कपड़े कटवाएंगे? तो हमारी नाप ये है भाई साहब, आप इस नाप के हिसाब से कपड़ा काटिए। आप ये मत कहिए कि आपकी टांग पजामे की परिभाषा से बाहर है, तब आप ये टांग नीचे काट दे सकते हो, आप बड़ा अच्छे पजामे में फिट हो जाएंगे। हमें पजामे में फिट नहीं होना, हमें परिभाषा में फिट नहीं होना। हमारा लेखन ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने कोई बड़ी चीज की है तो उनको नई परिभाषाएं करने दीजिए ना। हमें नई विधा जब मैंने नहीं की तो पता ही कहते ठीक है हम लिख देते, आपसे जो नाम दो। अब आप आज कहते हो वेद विधा है, तो इसलिए कहते हो परसाई ने सिद्ध कर दिया कि वेद विधा है। आप अपने लेखन से सिद्ध करेंगे, आप परिभाषाओं को पकड़ के नहीं बैठेंगे कि जो विद्वान आपको बता रहे कि ये व्यंग्य है, ये व्यंजना है, ये लक्षण है, ये बिंब है। अरे भाड़ में क्या सब, मेरे को जो कहना है, मजे से कहना है, वो व्यंग्यात्मक ढंग से कहना है, वो कह लिया। अब उसे आप जिस जगह डालना चाहे डालें, आपका वो आलोचना के शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, आलोचना के फीते हैं, वो नपती है आपकी, तो नपती करते रहिए। आप जैसे नपती करना हो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने अपना, चूँकि स्टूडेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, मैंने पीजी में अपने क्लास में जहाँ पढ़ाते थे, छोटा सा रूम था जहाँ पीजी क्लासेस लेते थे, वहाँ एक लड़का रखा था, एक पोस्टर लड़का रखा था, कहीं हमें दिखाता था, बड़ा अच्छा लगा था। उसमें लिखा था कि फ्रॉम 30 years and what kind of jeans you wear, तुम कैसी पैंट पहनते हो, तुम आपकी बाल स्टाइल है, ये कोई 30 साल बाद नहीं पूछेगा। तुम सुंदर हो तो कोई पूछ सकता है, बुढ़े हो जाके तुम्हारे बाल कैसे थे, तुम क्या पहनते हो। उससे बड़ी चीज है, फ्रॉम 30 years now nobody will ask you what you wear, what are your hairstyle. What will matter is the knowledge which you gain, कि तुम क्या ज्ञान प्राप्त करते हो वो। और आखिरी बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस पोस्टर में कि एंड हाउ डिड यू अप्लाई दिस नॉलेज। आपने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान को अप्लाई नहीं, तो ज्ञान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, ज्ञान को सही जगह इस्तेमाल करने वाली बात है, वो आपके बड़ा आदमी है। तो मैं अपने छात्रों से बोलता था डॉक्टरी सीखो, और डॉक्टरी को सही जगह आप अप्लाई करते हो तो आप डॉक्टर। मैं बैंक के लोगों से भी कहता हूँ, बैंक का सीखो, पढ़ो। परसाई को पढ़ा, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। मैं परसाई पढ़ के पूछूँ, लिखा अपने तरह से, तो परसाई ने मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाला, कुछ नहीं डाला। तो आपका पढ़ना, आपका सीखना है। और उससे पहले जो कहते हैं ना कि आपको परसाई को समझना है, तो पहले वो भूलना है जो आप सीख चुके। आपको लर्न और अनलर्न दोनों करना है। जो सीखा हुआ तो पहले तो भूलिए, क्या बहुत सी गलत बातें सीख जाते, बहुत सी गलत परिभाषाएं पकड़ के और बैठे हुए परिभाषाओं को छोड़िए। आप मत चिंता करिए व्यंग्य क्या है, आप मत चिंता करिए व्यंजना क्या है, मत चिंता करिए क्या है। आप बाकायदा अपना लिखिए, समझिए और वो चीज उतारिए।
तो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुराने ज्ञान से आपको निकलना होगा, तो आपको अनलर्न करना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले जो सीखा है उसे भूलने की कोशिश करो। ये पहला सिद्धांत है सीखने, जो हर बड़े विद्वान ने कहा है। जब सीखने, एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई बुद्ध के पास है, कि बुद्ध नहीं, कहीं कोई तिब्बत में कोई थे जिनसे कोई सीखने गया, तो उसने कहा तुम्हें क्या क्या आता है? तो कहता मुझे आता है, मुझे तो न्यूरोलॉजी आती है, मुझे कार्डियोलॉजी आती है, मुझे ऐसा आता है। तो उन्होंने कहा तुम आज चलो, मैं तुम्हें भी नहीं सिखाऊंगा। फिर आओ जरा सोच के, तो जब आखिरी में आया कि मुझे कुछ नहीं आता, उसने अब आप बैठो, अब हम आपसे न्यूरोलॉजी की बात भी करेंगे, हम आपसे कार्डियोलॉजी की बात भी करेंगे, हम आपको सिखाएंगे। तो आप तो बहुत सारी चीज़ सीखे हुए हैं, अब हम आपको क्या सिखाएं भाई? जगह ही नहीं बढ़ रही, हमें घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा कि हम आपके पास तक पहुँच सकें। आपको तो बहुत आता है, तो पहले जो आता है उसे भूल जाओ और फिर आप आगे बढ़ो। तो शिष्य बनने का तो तरीका ही है कि आप पहले जो सीखा हुआ है उसको अलग कर दो और आपसे कहो सर आप मुझे बताइए, मुझे जो आता है छोड़ दो, मुझे जो आता है आप जान जाओगे मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। तो उसमें से निकलिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जटिल को सरलतम करने का नाम ही साहित्य। मुक्त बोध जैसा आदमी जिसकी कविता बहुत जटिल कहलाती है, उससे सरल कोई कविता नहीं अगर आप उसे समझना शुरू करते हैं। तो जो जटिल जीवन के बारे में सरलतम शब्दों में आपको बता सके, सरलतम शैली में बता सके, सरलतम रास्ते से ले जा सके आपको उस जटिल सत्य तक, वही वेद है। और बाकी सब वेद आप भूल जाएंगे कि आप जो वेद करते हो वेद नहीं है। तो आखिरी बात कहूँगा और खत्म करूँगा। हाँ, देखिए क्या होता है, हमारे प्रॉब्लम ये है कि बुढ़ापा आ गया, 70 साल के हो चुके हैं, तो बूढ़े आदमी के पास कहने को बहुत होता, सुनने वाले नहीं मिलते। तो एक आध आदमी फंस जाता है ना, क्योंकि उससे कहने को ऐसा होता है अगर ये कहते हैं, अगर ये नहीं कहने होता तो मजा आता, और बाद में सोचेंगे तो ये भी कहना चाहिए था इतने सारे लोग से। क्योंकि हमारे पास व्यंग को हमने इतने सालों में जिया है, लगभग 50 साल से व्यंग नहीं हुआ। तो जो आप किसी गिलास को जीते हैं ना, तो आप कुछ उस तरह से समझने लगते हैं कि वो गूंगे का गुण हो जाता है। आप दूसरे को बता नहीं पाते उसका स्वाद, पर आपको वो स्वाद है और आपको बहुत मन है कि दूसरे को उसका स्वाद तो पता चले कि हमने जो व्यंग का आस्वादन लिया है वो कितना मीठा है। तुम भी समझोगे तो तुम भी पागलों की तरह उस दिशा में बढ़ जाओ। तो मेरा ये सारा कहने का तात्पर्य तो इतना है कि तुम्हारे अंदर वो प्यास जगे, वो एक भूख आए, वो एक लगे कि बस अब यही है और कुछ नहीं। उस तरह का अगर आपके अंदर मेरे कहने से कुछ आ जाए, आपने कुछ चरित्रों की बात की, मेरे उपन्यासों पर जो चरित्र हैं मेरे उपन्यास के नाम पे कई लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों ने मुझे पढ़े लिखे अच्छे IITians डॉक्टर ने बताया कि हमारा तो सर वो मेरे को सर आप ये करिए, मेल एड्रेस तो मेरा वही है सर आपका gunchan.com। तो मैंने अपना आपके पात्र के नाम पे अपना मेल ID बना रखा है। तो ऐसे अविस्मरणीय चरित्र रचने के लिए आपको कैरिकेचर नहीं लिखना पड़ता है। सर की बात सुन रहा था, जस्टिस सर कह रहे थे सुनील तिवारी जी के उपन्यास के बारे में कि हम उनमें से पहचान सकते हैं कि कौन से लोग हैं। वो पहचान सकना ही कमजोरी है रचना। आप मुझे मेरी रचना में पहचान नहीं आनी चाहिए कि इसमें ये इस जगह ये जैन साहब ये पर है वो कैरेक्टर है। तो अविस्मरणीय कैरेक्टर बनने के लिए बहुत सारे चरित्रों का एमेलगमेशन होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में ये हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, पर जब मिल गए तो ना उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बन गया, H2O। अब इस पानी में किसी गुण नहीं पर है पानी और बना उन्हीं दो से, पर आपने एक नई चीज पैदा की। तो नई चीज पैदा करना वही तो लेखन है कि आप जिसमें ना हाइड्रोजन हो ना ऑक्सीजन हो और तो वो काम करने की कोशिश करिएगा। और बड़ी बड़ी बातें कह दी और कितनी आप तक पहुंची कितनी नहीं पहुंची, कितनी सीधे वहाँ पहुंच गई पीछे जगह लगा है नहीं आता। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और आपका बहुत धन्यवाद मुझे बारबेल दुबे और प्रयास प्रकाशन की इस आयोजन में
बड़ी संख्या में उपस्थित साहित्य, कला, संस्कृति कर्मी सज्जनों, विशेष उल्लेखनीय के रूप में श्री गोविंद जी मीरी जो पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सदस्य हैं, सामने सीट पर विराजमान है। इसी तरह लोक साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर विजय सिन्हा, कुछ नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा कि ज्ञान जी को भी एक हो। बहुत पुराने बिलासपुर के पत्रकार और व्यंगकार के रूप में केशव शुक्ला जी हमारे बीच में पीछे बैठे हुए हैं। समीक्षक के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अनिता सिंह जी हैं और अखिल भारतीय विकलांग क्षेत्र परिषद जिसकी चर्चा कल मैं कर रहा था, महासचिव आदरणीय मदन मोहन अग्रवाल जी यहाँ हमारे सामने विराजित हैं और बहुत सारे साहित्यकार साथ। बहुत कुछ आपने सुन लिया। एक व्यंगकार जब आलोचना करता है तो व्यंगकार की दृष्टि से करता है, लेकिन आलोचक जो बात रखता है तो वो आलोचना के मानदंड को छुए बिना नहीं रह सकता। वर्तमान परिदृश्य कुछ इस तरह का है कि विद्रूपताएं, असमानताएं, विसंगतियां, ये किसी भी मानदार लेखन के लिए, अर्थपूर्ण लेखन के लिए व्यंग से दूसरा विकल्प उसको नजर नहीं आता। आलोचकों ने 20वीं शताब्दी के 6वें दशक से व्यंग की शुरुआत मानी है और हास्य से व्यंग की छौं के रूप में उन्होंने उसकी जो शुरुआत है वो की है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि हमारे यहाँ लोक में भी व्यंग के जितने नाम हैं पर्यायवाची, तो लोक में ताना ये हमारे यहाँ शुरू से ही है और ताने को आज के भी व्यंग से आप समीकृत करेंगे तो बहुत छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। शेर ने बकरी से कहा मांस खाओगी, बकरी ने कहा मेरे बच्चा वो बहुत। आज का दिवस वास्तव में बहुत ही सार्थक रहा। साहित्य के विषयों को देखने सुनने जिनका सम्मान। समाज और साहित्य के बहुत ही सुंदर दशा और दिशा देने वाले साहित्यकार हैं, न्यायाधीश हैं। हमारे व्यंग का शब्द द्वारा लिखित व्यंग के वायरस के विमोचन एवं सम्मान समारोह की अतिथि प्रख्यात व्यंगकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात समीक्षक एवं भाषाविद डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, समारोह भूषण न्यायमूर्ति आदरणीय चंद्रभूषण वाजपेयी सर, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विनोद साह जी व्यंगकार दुर्ग एवं श्री B.K. लाल नियंत्रण फाइनेंस तथा सभागार में उपस्थित प्रिय साहित्यकार बंधुओं, देवियों एवं बच्चों, विमोचन एवं सम्मान समारोह में आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के में से समय निकालकर समारोह की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं अपनी ओर से और प्रयास प्रकाशन की ओर से आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात में यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद।